हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो। कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है। कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य क्षेत्र में पहुंचकर भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ तूफान यास। कल ओडिशा के उत्तरी तट से टकरा सकता है तूफान की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर बारिश। एनडीआरएफ द्वारा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों को खाली करवाने का काम जारी। देश में लगभग 40 दिनों के बाद नए मामलों की संख्या 2 लाख से हुई कम। रिकवरी दर बढ़कर हुई 89.2%। पिछले 24 घंटों में 24 लाख से ज्यादा को दी गई कोरोना टीकों की खुराक। म्यूकोरमाइकोसिस के प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एम्फोटेरिसिन बी की 19,420 और शीशियां उपलब्ध। कोरोना काल में भी निवेशकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती पर जताया विश्वास। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत में आया रिकॉर्ड 81 अरब डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका दौरे पर अपने अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन से कर रहे हैं चर्चा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मिलने की संभावना। खेलों में भारत के शिवा थापा और मोहम्मद हुसामुद्दीन एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पदक से सिर्फ एक कदम दूर। आज दूसरे दिन 5 मुक्केबाज लेंगे भाग। नमस्कार, इस वक्त की खबरों के साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान यास कल तक बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। मौसम विज्ञान विभाग ने इसके उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना जारी रहने की संभावना जताई है। 26 मई की सुबह इसके उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों के पास पहुंचने का अनुमान है। यास चक्रवाती तूफान का कल दोपहर लैंडफॉल होगा। ये तूफान आज सुबह 8:30 बजे के करीब ओडिशा के पारादीप से करीब 280 किलोमीटर दूर, बालासोर से 380 किलोमीटर और दीघा से 370 किलोमीटर दूर मौजूद था।
भारतीय मौसम विभाग भुवनेश्वर में वरिष्ठ वैज्ञानिक उमाशंकर दास ने बताया कि ओडिशा के कई जिलों में यास तूफान का असर रहेगा। उन्होंने बताया कि आज शाम से ही तेज बारिश का सिलसिला शुरू होगा और कल तक ये तेज हवाओं के साथ और तीव्र हो जाएगी। Tomorrow we are expecting most of the north coastal parts and particularly Bhadrak, Baleshwar, Kendrapada, Jagatsinghpur, Cuttack. These are the districts. Apart from that, Mayurbhanj, Keundhar, Dhenkanal. These districts also they are going to get heavy to very heavy rainfall. Apart from that, at a few places there also we are expecting extremely heavy rainfall about these districts. और चक्रवाती तूफान को देखते हुए ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में बारिश होने की चेतावनी जारी की गई। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके दीघा में आज सुबह एकाएक मौसम बदल गया। वहां भी बारिश हो रही है। तेज हवाओं के कारण समुद्र में ऊंची लहरें भी दिखाई दे रही हैं। मछुआरों को समुद्र में ना जाने की चेतावनी के कारण नावें तटों पर ही खड़ी हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी चक्रवाती तूफान के प्रभाव से बारिश जारी है। राज्य में जारी लॉकडाउन के बीच पुलिस कोरोना नियमों का पालन भी ऐसी स्थिति में भी करा रही है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कई जगहों पर एनडीआरएफ के दलों की तैनाती की जा रही है। एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 10 और दलों को तैनात किया गया है और इस तरह पश्चिम बंगाल में कुल 45 टीमों की तैनाती की गई है। अब तक कुल 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 109 टीमें तैनात की जा चुकी हैं, जिनमें से ओडिशा के लिए 52 टीमें तैनात हैं। और एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने ट्वीट कर बताया कि ओडिशा के बालासोर में एनडीआरएफ की टीमें तैयारी कर रही हैं और वहां लोगों को खतरों के स्थानों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर के रामनगर में भी एनडीआरएफ लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम कर रही है। एनडीआरएफ के सहायक कमांडेंट शशिदेव सिंह ने चक्रवाती तूफान के मद्देनजर की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। इवैक्यूएशन के लिए जहाँ तक बात है तो हमने अपनी दोनों टीमों को 6 टीमों में 6 सब टीम में बांट दिया है और जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है सिविल मिशन को हर जगह हम अपनी टीमों को भेज रहे हैं ताकि वो उनको असिस्ट कर सकें और जो भी नियर बाई साइक्लोन शेल्टर्स हैं वहाँ पहुँचा रहे हैं उनको। कंटिन्यू जारी है। कल हमारी एक टीम ने रात को 1 बजे तक काम किया। यहाँ पे जितने लोगों को इवैक्यूएट करके रखा गया है उनके लिए 3 टाइम का सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के डिनर की पूरी व्यवस्था की गई है। उसके अलावा मेडिकल टीम्स भी इनकी आती हैं विजिट करने के लिए। अगर कोई बीमार है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी भी केयर कर रहे हैं ये लोग। इस बीच ओडिशा पुलिस ने एक आपातकालीन नंबर 112 के साथ इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की। इस सेवा में पुलिस, दमकल सेवा और एम्बुलेंस सेवा सभी एक साथ शामिल हैं। और ओडिशा के बालासोर के कलेक्टर के सुदर्शन चक्रवर्ती ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने सहित चक्रवात यास के मद्देनजर की जा रही तैयारियों के बारे में बताया। Initially, now we are just focusing on the evacuation of the people from the low-lying areas. For evacuation purpose, we have identified about 1,200 shelters, which will be used as evacuation centers. All these evacuation centers have been properly sanitized because of the prevailing COVID situation. And in all the evacuation centers, we have nodal officer and health team deployed. Then we have NDRF, about 9 teams have already been deployed. Then Odisha Fire Services team, about 28 teams have been deployed. ODRAF team and Forest Department teams have been already deployed at all strategic locations. चक्रवाती तूफान यास से होने वाले खतरे से निपटने के लिए आईएनएस नेताजी सुभाष पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के साथ मिलकर भारतीय नौसेना द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों की अगुवाई कर रहा है। तूफान से बचने के लिए तैयारियों के तहत राज्य में नौसेना के गोताखोरों की 2 टीमें
और विशेष नौसैनिक कर्मियों की टीमों को भी तैनात किया गया है। टीमों के पास खास उपकरण, त्वरित तैयार की जा सकने वाली नावें उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अल्प अवधि सूचना के आधार पर भी एक बाढ़ राहत टीम को डायमंड हार्बर पर तैयार रहने को कहा गया है। इन टीमों के पास बाढ़ में फंसे हुए लोगों की आपात निकासी की स्थिति के लिए सड़क साफ करने, पेड़ों को काटने और राहत सामग्री बांटने संबंधी उपकरण मौजूद हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना कोलकाता में अपने डिपो केंद्र में करीब 500 लोगों के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री की भी तैयारी कर रही है। आपदा राहत सामग्री, चिकित्सकीय टीमों और अतिरिक्त गोताखोरों की टीमों के साथ नौसेना के 4 जहाज भी तूफान की स्थिति पर लगातार नजर रखेंगे और जरूरत के मुताबिक मदद के लिए तैयार रहेंगे। इन सभी इंतजामों के अलावा तूफान के बाद के हालात के मुताबिक राज्य सरकार की जरूरत के आधार पर कम वक्त में भी आपात निकासी, हवाई सर्वेक्षण, हवाई मार्ग से राहत सामग्री पहुंचाने के लिए नौसेना के हेलीकॉप्टर्स भी तैयार किए गए हैं। और बात कोरोना की करें तो देश भर में कोरोना संक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के कारण देश में नए मामलों की संख्या आज 2 लाख से भी कम आई है। 40 दिनों के बाद देश में नए मामलों की संख्या 2 लाख से नीचे हुई है। पिछली बार 14 अप्रैल को 1,84,000 नए मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक कल देश भर में कोरोना के 1,96,427 नए मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,26,850 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 25,86,782 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,511 लोगों की मौत हुई। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 3,07,231 हो गया है। देश में रोजाना पॉजिटिविटी रेट अभी 9.54% है। वहीं टीकाकरण की बात करें तो कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में अब तक 20 करोड़ कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक सुबह 8 बजे तक 19,85,38,000 से अधिक कोविड टीकों की खुराक दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 24,30,000 से अधिक टीके लगाए गए और इसी तरह पिछले 24 घंटों में 18 से 44 आयु वर्ग में ही 12,82,000 कोविड के टीके दिए गए। ये 1 मई को इस आयु वर्ग के लिए शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद से ही एक दिन में सबसे ज्यादा टीके दिए जाने का आंकड़ा है। और वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश भर में 24 मई तक कुल 33,25,94,176 नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें से 24 मई को कोरोना के लिए 20,58,000 से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया गया। और कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर संक्रमण के संभावित खतरे को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर बच्चों के लिए अधिक गंभीर परिणाम वाली होगी, इसका अभी तक कोई संकेत नहीं मिला है। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा है कि ये मानने का कोई कारण नहीं है कि आने वाले हफ्तों, महीनों या अगली लहर में बच्चे कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित होंगे। वहीं इससे पहले एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा था कि हमने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में देखा है कि बच्चों में संक्रमण बहुत कम देखा गया है और इसलिए अब तक ऐसा नहीं लगता कि आगे जाकर कोविड की तीसरी लहर में बच्चों में कोविड संक्रमण गंभीर तौर पर देखा जाएगा। कोरोना महामारी के बीच भारतीय रेल ऑक्सीजन पहुंचाने की मुहिम में भी जी जान से लगी है। आज सुबह कर्नाटक के लिए 11वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस बेंगलुरु पहुंची। इस ट्रेन पर 120 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन से भरे टैंकर्स रखे हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत को दूसरे देशों का भी भरपूर साथ मिल रहा है और इसी क्रम में कुवैत से तरल ऑक्सीजन के टैंकर्स और अन्य राहत सामग्री लादकर INS शार्दुल कर्नाटक के न्यू मंगलौर बंदरगाह पहुंचा। जहाज पर कई ऑक्सीजन से भरे 1200 सिलेंडर्स और मेडिकल सहायता से संबंधित सामान लदा हुआ था। एक अन्य खबर में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच और लोगों को सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 7 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में पीड़ितों को मुआवजा और उनके पुनर्वास की भी मांग की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एनएचआरसी, महिला आयोग और अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दी। सामाजिक कार्यकर्ता और कुछ हिंसा पीड़ित लोगों की ओर से ये याचिका दायर की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के अपने दौरे पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति और संयुक्त राष्ट्र में भारतीय दल के साथ रणनीतिक बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने ट्वीट में विश्वास जताया कि भारत अपने दौर की बड़ी बहसों को आकार देता रहेगा। डॉक्टर जयशंकर अमेरिका की 5 दिन की यात्रा पर कल न्यूयॉर्क पहुंचे। उनका 28 मई तक अमेरिका की यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे अमेरिकी कंपनियों के साथ कोविड-19 रोधी टीके की खरीद और बाद में इसके संयुक्त उत्पादन की संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से भी उनकी मुलाकात संभावित है। वॉशिंगटन डीसी में वो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से चर्चा करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े कैबिनेट के सदस्यों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से भी वे मुलाकात करेंगे। डॉक्टर जयशंकर भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक और कोविड संबंधी सहयोग के बिजनेस फोरम के 2 सत्रों में भी भाग लेंगे। केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ के थिरथला से विधायक एम.बी. राजेश को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में एम.बी. राजेश को 96 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के पीसी विष्णुनाथ को 40 वोट मिले। इससे पहले केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद कल पहला सत्र शुरू हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री सहित कई विधायकों ने शपथ ली। इस सत्र का आयोजन कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार सागर धनखड़ हत्याकांड में बुरी तरह से फंसते नजर आ रहे हैं। आज दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम सुशील और उनके सहयोगी अजय कुमार को मॉडल टाउन, शालीमार बाग और छत्रसाल स्टेडियम लेकर गई। छत्रसाल स्टेडियम वही जगह है जहां ये घटना घटित हुई थी। जांच करने वाली टीम घटना के हर दृष्टिकोण से जांच कर रही है, यानी इस घटना में सुशील के साथ और कौन-कौन लोग शामिल थे, इनमें से किसने सुशील की भागने में मदद की, इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। इस बीच सोमवार को भी सुशील से घंटों पूछताछ हुई, जिसमें घटना की वजह को सुशील से ही जानने का प्रयास किया गया। भगोड़ा घोषित हो चुका हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी एंटीगुआ एंड बारबुडा में लापता हो गया है। एंटीगुआ पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। वो कल अपने घर से एक रेस्तरां में खाना खाने के लिए निकला था, लेकिन अब तक घर वापस नहीं लौटा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहुल की कार जॉली हार्बर में मिली, लेकिन वो उसमें मौजूद नहीं था। मेहुल चौकसी के लापता होने की खबरें सामने आने के बाद सीबीआई भी खबरों की सत्यता जानने की कोशिश कर रही है और इस संदर्भ में सीबीआई एंटीगुआ से लेकर इंटरपोल उनके साथ संपर्क में है। पिछले 1 वर्ष के दौरान कोरोना संकट की सभी चुनौतियों के बावजूद देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफटीआई अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष 1 अप्रैल से इस वर्ष 31 मार्च यानी बीते वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश में कुल एफटीआई निवेश 81.72 अरब डॉलर यानी करीब 5,88,000 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। उसे 1 वर्ष पहले की अवधि में यह आंकड़ा 74.39 अरब डॉलर था। मंत्रालय के अनुसार सीधे तौर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 19% का इजाफा हुआ है और अब ये बढ़कर 59.64 अरब डॉलर रहा। हालांकि इक्विटी और लाभ के रूप में मिली पूंजी के पुनर्निवेश को मिलाकर 81.72 अरब डॉलर का एफटीआई आया है, जो पिछले वित्त वर्ष में 74.39 अरब डॉलर था। मंत्रालय ने बताया कि कारोबारी सुगमता, एफटीआई नियमों में बदलाव जैसे प्रमुख नीतिगत सुधारों की वजह से विदेशी निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजार पर बना है। सबसे ज्यादा 29% निवेश सिंगापुर ने किया, जिसके बाद 23% अमेरिका और 9% मॉरिशस का निवेश है। ब्रिटेन भारत के साथ भविष्य के व्यापार समझौते पर 14 सप्ताह का परामर्श शुरू कर रहा है, जिसमें व्यापार मंत्री लिज ट्रस द्वारा इस साल के अंत में बातचीत शुरू करने से पहले जनता और उद्योग जगत के विचार मांगे जा रहे हैं। ब्रेक्जिट के बाद की ग्लोबल ब्रिटेन रणनीति के तहत भारत के साथ व्यापार समझौते को एक प्रमुख लक्ष्य के तौर पर देखा जाता है।
पिछले साल के अंत में यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद से ब्रिटेन व्यापार सौदों को सुरक्षित करने का इच्छुक है। विशेष रूप से भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ ब्रिटेन संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने जापान और सिंगापुर सहित देशों के साथ व्यापार सौदों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। और अब खेलों से जुड़ी खबर में, राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद हसामुद्दीन और शिव थापा ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। हुसामुद्दीन ने 56 किलो और शिव थापा ने 64 किलो वर्ग में अपने अपने शुरुआती मुकाबले जीते। हुसामुद्दीन ने कजाकिस्तान के 2 बार के एशियाई युवा चैंपियन 19 साल के महमूद सबीर खान को 5-0 से शिकस्त दी। इसके बाद शिव थापा ने कजाकिस्तान के ही दिमित्री पुचिन को 5-0 से मात दी। अब हुसामुद्दीन को आज अगले मुकाबले में कड़ी चुनौती का सामना करना होगा। मौजूदा विश्व और एशियाई खेलों के चैंपियन मिराजिजबेक मिराजा हालिलोव से उन्हें भिड़ना है, जो ड्रॉ में शीर्ष वरीयता प्राप्त और गत चैंपियन भी हैं। वहीं शिव थापा आज कुवैत के नाडेर उडाह के सामने होंगे। इसके अलावा आज 81 किलोग्राम वर्ग के मुकाबले में सुमित सांगवान अपनी चुनौती पेश करेंगे। महिला वर्ग में सिमरनजीत कौर सहित 4 महिला मुक्केबाज भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में सिमरनजीत का सामना उज्बेकिस्तान की रेखोना कोदिरोवा से होगा। 54 किलो भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में साक्षी का मुकाबला ताजिकिस्तान की रुहावजो हकाजारोवा से होगा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ने सोमवार को फ्रेंच ओपन के महिला एकल क्वालिफायर के पहले दौर के कड़े मुकाबले में अपने से बेहतर रैंकिंग वाली एरिना रोडियोसनोवा को हरा दिया। दुनिया की 182वें नंबर की भारतीय खिलाड़ी अंकिता ने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एरिना को बारिश से प्रभावित 3 सेट तक चले मुकाबले में 3-6, 6-1, 6-4 से हरा दिया। और एक अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर में, यूरोपीय संघ ने अपने उड़ान क्षेत्र में बेलारूस की विमान सेवाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह कदम बेलारूस द्वारा एक उड़ान को मोड़कर मिन्स्क ले जाने और उसमें सवार एक पत्रकार को गिरफ्तार करने के बाद उठाया गया। ब्रसेल्स में हुई एक बैठक में यूरोपीय संघ के 27 देशों के नेताओं ने यूरोपीय संघ की विमानन सेवाओं से बेलारूस के हवाई क्षेत्र में उड़ान न भरने को भी कहा है। यूरोपीय संघ ने जल्द ही बेलारूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की भी बात कही। आपको बता दें कि यूनान से लिथुआनिया जा रहे विमान में 26 वर्षीय पत्रकार रोमन प्रोतासेविच सवार थे। इस विमान को बेलारूस के अधिकारियों ने बम की आशंका का बहाना बनाकर अपनी राजधानी की तरफ मुड़वा लिया। और एक वीडियो में भी देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर पत्रकार को बेलारूस के अधिकारियों ने हिरासत में ले रखा है। पश्चिमी देशों ने इसे बेलारूस द्वारा किया गया विमान अपहरण करार दिया। अमेरिका ने बेलारूस द्वारा पत्रकार की गिरफ्तारी की निंदा की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विमान मुड़वाकर राजधानी ले जाने और वहां पत्रकार को गिरफ्तार कर लेने के बेलारूस के कदम को अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा कि यह अपमानजनक घटना है और पत्रकार की गिरफ्तारी राजनीतिक मतभेद और प्रेस की स्वतंत्रता पर शर्मनाक हमला है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक महत्वपूर्ण मध्य पूर्व दौरे के पहले चरण में इजराइल पहुंच गए हैं। तेल अवीव पहुंचने पर इजरायली अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। इस चरण में विदेश मंत्री ब्लिंकन इजरायली और फिलिस्तीनी नेताओं से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दौरे के पहले कहा था कि विदेश मंत्री ब्लिंकन अपने दौरे के दौरान ये सुनिश्चित करने पर ध्यान देंगे कि इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथियों के बीच युद्ध विराम जारी रहे। वो गजा में पुनर्निर्माण कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री यरूशलेम, रमल्ला, काहिरा और अम्मान भी जाएंगे। उनकी मुलाकातें इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास, मिस्र के राष्ट्रपति के साथ भी संभावित हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है, जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।